हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्वागत करते हैं आपका आज की क्लास है। आज की इस क्लास के अंदर हम 7 जनवरी के जो भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स है वो करेंगे। इस क्लास के अंदर वही करंट अफेयर्स करवाए जाते हैं जो महत्वपूर्ण होते हैं और जिनमें से आप कोई भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे रहे हैं उसमें प्रश्न पूछा जा सकता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के दिन की और हमारा पहला करंट अफेयर देख लेते हैं। हाल ही में अमेरिका के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार प्रेसिडेंशियल ऑफ फ्रीडम से किसे सम्मानित किया गया है? जॉर्ज मॉरिस, जॉर्ज सोरोस, माइक जॉनसन या उपरोक्त में से कोई नहीं। बताओ जी किसे सम्मानित किया गया है? ये किया गया जॉर्ज सोरोस को। यह जॉर्ज सोरोस जिन्हें क्या है अमेरिका के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार प्रेसिडेंशियल ऑफ फ्रीडम से सम्मानित किया गया है। अब बात कर लेते हैं प्रेसिडेंशियल ऑफ फ्रीडम जो पुरस्कार है यह जो किसको नवाजा जाता है, किसको दिया जाता है? यह राजनीति, मनोरंजन, खेल, नागरिक अधिकार, एलजीबीटीक्यू अधिकारों और विज्ञान के क्षेत्र में उत्कृष्ट काम करने वालों को इस पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। ठीक है जी। इसमें क्या है, यह पुरस्कार है इस बार किसको दिए गए? जॉर्ज सोरोस को। और इनके साथ और किसको मिला है? 18 अन्य जो अमेरिकी नागरिक हैं उनको यह पुरस्कार दिया गया है। ठीक है जी। अब किसके द्वारा दिया गया है? यह पुरस्कार है जो अमेरिकी बिजनेसमैन जॉर्ज सोरोस को राष्ट्रपति बाइडेन ने सर्वोच्च अमेरिकी नागरिक सम्मान दिया। ठीक है। सोर्स के अलावा इस लिस्ट के अंदर और कौन कौन है? सोर्स के अलावा इस लिस्ट में पूर्व प्रदेश विदेश मंत्री जो अमेरिका के पूर्व विदेश मंत्री हैं हिलेरी क्लिंटन इनको भी इस प्रकार यह पुरस्कार दिया गया है। ठीक है। अब बात कर लेते हैं इस पुरस्कार की जो है शुरुआत कब हुई। यह पुरस्कार की शुरुआत कब हुई? इस पुरस्कार की बात करें तो दूसरे विश्व युद्ध के दौरान अमेरिकी नागरिक और अन्य लोगों द्वारा की दी गई सेवा को मान्यता प्रदान करने के लिए कब? 6 जुलाई 1945 को। ठीक है। 6 जुलाई 1945 को तत्कालीन जो राष्ट्रपति थे हैरी एस ट्रूमैन, ठीक है, ने इसकी शुरुआत की थी। इसके लिए उन्होंने क्या है एग्जीक्यूटिव ऑर्डर 9586 पर हस्ताक्षर किए थे। कौन सा ऑर्डर था वो? एग्जीक्यूटिव ऑर्डर 9586 जिस पर हस्ताक्षर किए और यह सर्वोच्च पुरस्कार जो है लोगों को दिया जाने लगा, अमेरिकी नागरिकों को दिया जाने लगा। अब डिटेल में देख लेते हैं जी क्या है। व्हाइट हाउस में राजनीति, मनोरंजन, खेल, नागरिक अधिकार, एलजीबीटी के अधिकारों और विज्ञान के क्षेत्र में उत्कृष्ट काम करने वालों को इस पुरस्कार से नवाजा गया है। ठीक है। अमेरिकी बिजनेसमैन है जो जॉर्ज सोरोस को राष्ट्रपति बाइडेन ने सर्वोच्च अमेरिकी नागरिक सम्मान प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम दिया है। ठीक है। जो सोरोस के अतिरिक्त किन को 18 और लोगों को, नागरिकों को यह पुरस्कार दिया गया है अमेरिका के अंदर। सोरोस के अलावा इस लिस्ट में पूर्व विदेश मंत्री हिलेरी क्लिंटन को भी प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम से सम्मानित किया गया है। प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम अमेरिका का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। यह उन लोगों को दिया जाता है जिन्होंने अमेरिका के विकास, मूल्यों या सुरक्षा, विश्व शांति, महत्वपूर्ण सामाजिक, सार्वजनिक और निजी प्रयास में अनुकरणीय योगदान दिया है। प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम पर फैसला लेने का अधिकार अमेरिका के राष्ट्रपति को होता है। ठीक है जी। किसको होता है इस पुरस्कार का फैसला लेने का अधिकार? अमेरिका के राष्ट्रपति को। सर्वोच्च नागरिक सम्मान होने के बावजूद इसे सेना के से जुड़े लोगों को भी दिया जा सकता है और वे अपनी वर्दी पर इस दान कर इस मेडल को ले सकते हैं। ठीक है जी। इस मेडल की शुरुआत की बात करें तो इसकी शुरुआत दूसरे विश्व युद्ध के दौरान 6 जुलाई 1945 को तत्कालीन राष्ट्रपति जो थे हैरी एस ट्रूमैन ने की थी। ठीक है। इसके लिए उन्होंने क्या एग्जीक्यूटिव ऑर्डर 9586 पर हस्ताक्षर किए थे। इसके बाद क्या साल 1963 में एग्जीक्यूटिव ऑर्डर 11085 पर हस्ताक्षर कर तत्कालीन राष्ट्रपति है जो जॉन एफ कैनेडी ने इसे फिर से स्थापित किया और नाम दिया गया प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम। इसके साथ ही इस अवार्ड का दायरा अमेरिका में किसी भी क्षेत्र में योगदान देने वालों तक बढ़ा दिया गया। आगे है जी क्वेश्चन हमारा। हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने इस्तीफा दिया है? अमेरिका, यूक्रेन, कनाडा या उपरोक्त में से कोई नहीं। बताओ जी किस देश के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने हाल ही में इस्तीफा दिया है? वो दिए कनाडा के। ये जस्टिन ट्रूडो जिन्होंने क्या हाल ही में कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने इस्तीफा दिया है। ठीक है जी। क्या है, इन्होंने इस्तीफा दिया, कनाडा के हैं जस्टिन ट्रूडो। ठीक है। इन्होंने और क्या किया इन्होंने अब
पार्टी के नेता के पद को भी छोड़ दिया है। उन्होंने क्या अपनी पार्टी के नेता पद को भी छोड़ दिया है। उन्होंने आगे कहा, जस्टिन ट्रूडो, इन्होंने कहा कि वह देश और पार्टी के लिए हमेशा उपस्थित रहेंगे, लेकिन वो अब नए नेता को मौका देना चाहते हैं ताकि नई दिशा में आगे बढ़ सके। ठीक है जी। उन्होंने यह फैसला सरकार और व्यक्तिगत आलोचनाओं के बीच में लिया। ठीक है जी। उस दौरान क्या है, ट्रूडो ने पहले इस्तीफा न देने का कारण भी स्पष्ट किया। उन्होंने कहा कि क्लाइमेट के खिलाफ, चेंज के खिलाफ अपनी लड़ाई के लिए, ठीक है, यूक्रेन की सहायता देने के लिए और कनाडा के लोगों के लिए उन्होंने यह पद नहीं छोड़ा था पहले। ठीक है जी। उनके इस फैसले से कनाडा की राजनीति में बड़े बदलाव की उम्मीद जताई जा रही है। ट्रूडो ने गवर्नर जनरल से यह भी मांग की कि 24 मार्च तक क्या है, इसे स्थगित किया जाए, संसद को स्थगित किया जाए, ताकि नए पार्टी नेता के चयन और सरकार के आगामी फैसलों के लिए समय मिल सके। आगे डिटेल में देखते क्या है। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो, उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। साथ में उन्होंने पार्टी के नेता का पद भी छोड़ दिया है। इस दौरान उनके द्वारा कहा गया कि वह देश और पार्टी के लिए हमेशा उपस्थित रहेंगे, लेकिन अब वो नए नेता को मौका देना चाहते हैं ताकि क्या पार्टी नई दिशा में आगे बढ़ सके। इस दौरान ट्रूडो ने अपने पहले इस्तीफा न देने का कारण भी स्पष्ट किया। उन्होंने कहा कि क्लाइमेट चेंज के खिलाफ अपनी लड़ाई के लिए, यूक्रेन का साथ देने के लिए और कनाडा के लोगों के लिए उन्होंने पहले इस्तीफा नहीं दिया था। उन्होंने यह फैसला सरकार और व्यक्तिगत आलोचनाओं के बात के बीच में लिया। उनके इस फैसले से कनाडा की राजनीति में बड़े बदलाव की उम्मीद जताई जा रही है। ट्रूडो ने गवर्नर जनरल से यह भी अनुरोध किया कि 24 मार्च तक संसद को स्थगित किया जाए ताकि नए पार्टी नेता के चयन और सरकार के आगामी फैसलों के लिए समय मिल सके। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं जी, हमारा कौन सा है। क्या है, हाल ही में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मेट्रो रेल नेटवर्क वाला देश कौन बना है? बताओ जी, कौन बना है तीसरा सबसे बड़ा मेट्रो रेल नेटवर्क वाला देश? चीन, जापान, भारत, उपरोक्त में से कोई नहीं। ये बना है भारत। भारत क्या मेट्रो के अंदर ही मेट्रो है, मेट्रो के अंदर दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा रेल नेटवर्क वाला देश बन गया है। ठीक है जी। पहले दूसरे स्थान की बात करें तो कौन है? चीन एंड अमेरिका है। ठीक है, पहले दूसरे स्थान पर। ठीक है, चीन और अमेरिका है पहले दूसरे स्थान पर। ठीक है जी। भारत कौन से स्थान पर है? तीसरे स्थान पर। ठीक है, भारत के अंदर क्या है, मेट्रो रेल नेटवर्क का विस्तार तेजी से हो रहा है। ठीक है जी। इस देश में मेट्रो रेलवे नेटवर्क की कुल लंबाई कितने किलोमीटर हो गई है? 1000 किलोमीटर तक पहुंच गई है बढ़कर। ठीक है जी। देश के कितने राज्यों के अंदर? 11 राज्य है। ठीक है, एंड 23 सिटीज़। ठीक ठीक है। और क्या है, 1000 किलोमीटर से ज़्यादा की दूरी तय की जा रही किसके द्वारा? मेट्रो प्रणाली के द्वारा। ठीक है। और लोग क्या है, मेट्रो प्रणाली पर क्या है, आसान और किफ़ायती यात्रा के लिए भरोसा करते हैं। भारत में मेट्रो की शुरुआत की बात करें तो कब हुई? 1969 के अंदर हुई भारत के अंदर, लेकिन इसको अमली जामा पहनाने में, ठीक है, लगभग 2 दशक लगे। और 1984 के अंदर क्या है, पहली बार क्या है मेट्रो लाइन साल 1984 में कोलकाता में खुली, जो एस्प्लेनेड और भवानीपुर के बीच 3.4 किलोमीटर की इसने दूरी तय की। ठीक है, कितने? 3.4 किलोमीटर की दूरी तय की थी। ठीक है, कब? 1984 के अंदर। देश में मेट्रो का विस्तार क्या है, केवल ज़मीनी स्तर पर नहीं रहा है, बल्कि भविष्य के लिए सुरंगों, कहाँ पर? सुरंगों। ठीक है जी। सुरंगों और चालत रही ट्रेनों, ठीक है जी, और जल मेट्रो तक भारत और शहरी गतिशीलता में नए मानक स्थापित कर रहा है। डिटेल से देख लेते हैं इसको। भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मेट्रो रेल नेटवर्क वाला देश बन गया है। अब भारत से चीन और अमेरिका आगे हैं। भारत में मेट्रो रेल नेटवर्क का विस्तार तेजी से हो रहा है। ठीक है, देश में मेट्रो रेल नेटवर्क की कुल लंबाई कितनी हो गई है? 1000 किलोमीटर पहुंच गई है बढ़कर। क्या है, देश के 11 राज्यों 23 शहरों में 1000 किलोमीटर से ज़्यादा दूरी तय करने वाली मेट्रो प्रणाली पर लाखों लोग तेज, आसान और किफ़ायती यात्रा के लिए भरोसा करते हैं। भारत में 1969 में मेट्रो सिस्टम की शुरुआत हुई।
लेकिन इस कदम को हकीकत बनाने में 2 दशक लग गए। ठीक है। भारत में पहली मेट्रो लाइन साल 1984 में कोलकाता के अंदर खुली, जो एस्प्लेनेड और भवानीपुर के बीच 3.4 किलोमीटर की दूरी इसके द्वारा तय की गई। देश में मेट्रो का विस्तार सिर्फ जमीनी परिवहन तक सीमित नहीं रहा है, बल्कि भविष्य के लिए नए नए समाधान भी खोजे जा रहे हैं, अपनाए जा रहे हैं। ठीक है जी। नदी के नीचे सुरंगों से लेकर चालक रहित ट्रेनों और जल मेट्रो तक भारत आधुनिक शहरी गतिशीलता में नए मानक स्थापित कर रहा है। आगे है जी क्वेश्चन, हाल ही में किसने 67वीं राष्ट्रीय शूटिंग चैंपियनशिप में 10 मीटर पिस्टल स्पर्धा के जूनियर यूथ और सब यूथ वर्ग में पदक जीता है? करनी सिंह, वरुण तंवर, देव प्रताप और उपरोक्त में से कोई नहीं। बताओ जी किसके द्वारा जीता गया है? ये जीता गया तीनों के अंदर। ठीक है, जूनियर यूथ और सब यूथ वर्गों में तीनों में जीता गया, ये जीता गया है देव प्रताप ने। ऑप्शन 3 हमारा राइट आंसर है। ठीक है जी। देव प्रताप कितनी उम्र के है? ये देव प्रताप ये 14 साल के हैं। ठीक है, 14 साल की उम्र में ये कहाँ के रहने वाले? देव प्रताप उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। ठीक है जी। देव प्रताप ने दिल्ली के डॉक्टर करनी सिंह शूटिंग रेंज में 67वीं, कौन सी 67वीं राष्ट्रीय, ठीक है जी, शूटिंग चैंपियनशिप में 10 मीटर पिस्टल स्पर्धा के जूनियर यूथ और सब यूथ वर्ग तीनों वर्ग में शानदार प्रदर्शन करते हुए रजत पदक, कौन से रजत पदक जीते हैं? ठीक है जी। देव प्रताप के कोच है जो तोमर, दीपक तोमर ने देव पर गर्व करते हुए कहा कि अगर वो इसी तरह मेहनत करता रहा तो आगे चढ़कर जाकर बड़ा मुकाम हासिल करेगा। वह कई क्या है, वह कई बार आईएसएस पदक, कौन सा, क्या, वहीं कई बार आईएसएफ पदक जीतने वाले वरुण तोमर, ठीक है, वरुण तोमर है, उन्होंने क्या है गोल्ड मेडल 10 मीटर जो जूनियर 10 मीटर पिस्टल स्पर्धाओं में स्वर्ण गोल्ड मेडल जीतकर इतिहास रचा है। ठीक है जी। और उन्होंने बेहतरीन प्रदर्शन किया है 67वीं राष्ट्रीय शूटिंग चैंपियनशिप के अंदर। वहीं क्या है प्रद्युमन है जो प्रद्युमन प्रद्युमन इनके द्वारा कौन सा पदक जीता गया? प्रद्युमन द्वारा जूनियर पिस्टल के अंदर कांस्य पदक जीता है। किसमें? जूनियर एयर पिस्टल के अंदर, पिस्टल के अंदर। डिटेल में देख लेते हैं। क्या 14 साल की उम्र में उत्तर प्रदेश के देव प्रताप ने दिल्ली की डॉक्टर करनी सिंह शूटिंग रेंज में हुई 67वीं राष्ट्रीय शूटिंग चैंपियनशिप में 10 मीटर पिस्टल स्पर्धा के जूनियर यूथ और सब यूथ वर्गों में शानदार प्रदर्शन करते हुए कुल 3 रजत पदक जीते। देव प्रताप के कोच दीपक तोमर ने कहा कि देव पर गर्व करते हुए कहा कि अगर वह इसी तरह आगे बढ़ता रहा और मेहनत करता रहा तो आगे चलकर वह बड़ा मुकाम हासिल करेगा। वहीं कई बार आईएसएफ पदक जीतने वाले जो वरुण तोमर ने पुरुषों की सीनियर और जूनियर 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतकर बेहतरीन प्रदर्शन किया। प्रद्युम्न ने जूनियर पुरुष एयर पिस्टल में कांस्य पदक जीता। ठीक है जी, कौन सा? कांस्य पदक जीता। आगे डिटेल में आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में किस कमर्शियल पायलट की 65 वर्ष की आयु में सेवानिवृत्ति हुई है? देवी शरण, सौरभ सिन्हा, कत्यापाल या प्रोक्त में से कोई नहीं। बताओ जी किसकी हुई है? ये कमर्शियल पायलट हैं जो देवी शरण, इनकी देवी शरण, ऑप्शन 1 राइट आंसर है। 65 वर्ष की आयु में ये सेवानिवृत्त हो गए हैं। इन्होंने क्या है 4 दशकों तक, कितने, लगभग 4 दशकों तक क्या है कमर्शियल पायलट के पद पर सेवा देने के बाद क्या सेवानिवृत्त हो गए हैं। कैप्टन देवी शरण ने जो दिसंबर 1999 के अंदर, ठीक है जी, हाईजैक के दौरान इंडियन एयरलाइंस के की उड़ान आईसीसी 814 के कमांडर थे। हाईजैक हुआ था प्लेन, ठीक है, हाईजैक हुआ था दिसंबर 1999 के। इसके अंदर ये कौन थे? इसके अंदर ये उड़ान आईसी 814 के कमांडर थे। ठीक है, कमांडर थे ये। ठीक है, 65 साल की उम्र में पिछले साल 4 दिसंबर को यह मेलबर्न से दिल्ली के लिए अपनी अंतिम उड़ान एयर इंडिया ड्रीम लाइनर से इन्होंने उड़ाई। उन्होंने पहली बार विमान कब उड़ाया था? पहली बार की बात करें तो यह उड़ाया था 1985 के अंदर। ठीक है जी। अब डिटेल में देख लेते हैं क्या है। कमर्शियल पायलट है जो देवी शरण 65 वर्ष की आयु में सेवानिवृत्त हो गए हैं।
एविएशन कंपनी के 4 दशकों तक कमर्शियल पायलट के पद पर सेवा देने के बाद कैप्टन जो देवी शरण है वो सेवानिवृत्त हुए हैं। कैप्टन देवी शरण दिसंबर 1999 में हाईजैक के दौरान इंडियन एयरलाइंस की उड़ान IC 814 के कमांडर थे। 65 साल की उम्र में उन्होंने पिछले 4 दिसंबर को मेलबर्न से दिल्ली के लिए अपनी अंतिम उड़ान एयर इंडिया ड्रीमलाइनर उड़ाई। उन्होंने पहली बार विमान कब उड़ाया? 1985 में। ठीक है। कैप्टन देवी शरण ने क्या कमर्शियल पायलट के तौर पर सेवानिवृत्त होने का जिक्र करते हुए कहा कि यह बहुत खूबसूरत होता है जब आप पूर्ण विराम स्वाभाविक रूप से आता है। 40 साल बीत गए हैं और इन पलों में मैंने बहुत सारी खूबसूरत यादें संजोई है। आगे है जी क्वेश्चन नेक्स्ट। हाल ही में किसे BCCI का अगला अंतरिम सचिव नियुक्त किया गया है? जितेंद्र मिश्रा, प्रभतेज सिंह भाटिया, देवजीत सैकिया और उपरोक्त में से कोई नहीं। किसको बनाया गया है जी BCCI का अंतरिम सचिव? ये बनाया गया देवजीत सैकिया को। ऑप्शन 3 हमारा राइट आंसर है। ये देवजीत सैकिया जिनको क्या है BCCI का अगला अंतरिम सचिव नियुक्त किया गया है। वही जो प्रभतेज सिंह भाटिया इनको क्या नियुक्त किया गया है? कोषाध्यक्ष। ये दोनों क्या है? ये दोनों क्या है? ये दोनों क्या है? एकमात्र उम्मीदवार थे अपने अपने पदों के। ठीक है जी। BCCI के चुनाव अधिकारी जो AK ज्योति, चुनाव अधिकारी AK ज्योति, इनके द्वारा इन्हें क्या है निर्विरोध क्या है इनके द्वारा निर्विरोध चुना। देवजीत सैकिया को तो अंतरिम सचिव और प्रभतेज सिंह भाटिया को कोषाध्यक्ष चुना। ठीक है जी। देवजीत सैकिया के सचिव बनने के बाद क्या है संयुक्त सचिव का पद खाली हो गया है और दोबारा से क्या है इस पद को भरने के लिए बोर्ड को एक बार फिर से चुनाव आयोजित करना होगा। डिटेल में देख लेते हैं क्या है। देवजीत सैकिया को BCCI का अगला अंतरिम सचिव नियुक्त किया गया है। वहीं प्रभतेज सिंह भाटिया को कोषाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। ये दोनों उम्मीदवार के अपने अपने पद के एकमात्र उम्मीदवार थे। BCCI के चुनाव अधिकारी AK ज्योति ने इन्हें क्या है अपने अपने पद का निर्विरोध क्या है को नियुक्त किया है। ठीक है जी, चुना है। उनके नाम ड्राफ्टेड इलेक्टोरल लिस्ट में पुष्टि की। सैकिया के सचिव बनने के बाद BCCI का संयुक्त सचिव का पद खाली हो गया है और इसे भरने के लिए बोर्ड को एक बार फिर से चुनाव आयोजित करना होगा। आगे है जी नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में कहां पर भारत का पहला जैविक मत्स्य पालन क्लस्टर शुरू किया गया है? सिक्किम, बिहार, झारखंड या उपरोक्त में से कोई नहीं। बताओ जी कहां पर शुरू किया गया? ये किया गया सिक्किम के अंदर। सिक्किम के अंदर क्या है भारत का पहला जैविक मत्स्य पालन क्लस्टर शुरू किया गया है। ठीक है जी। किसने शुरू किया? यह किए केंद्रीय मत्स्य पालन और डेयरी मंत्री हैं जो राजीव रंजन सिंह केंद्रीय मंत्री। ठीक है, इनके द्वारा शुरू किया गया है। इन्होंने क्या है जारी एक बयान के अनुसार के PMMSY ठीक है परियोजना के तहत क्या है कुल 50 परियोजनाओं ठीक है परियोजनाएं लागू की, जिनमें से क्या है 24 अकेले सिक्किम के अंदर। ठीक है जी। सिक्किम के अंदर 12 असम। ठीक है जी। 12 असम के अंदर, त्रिपुरा एंड नागालैंड में 3 ठीक है जी। और मेघालय के अंदर 1। ठीक है, 1 है जो परियोजना लागू की जाएगी। असम में कहाँ पर? असम के दारंग जिले, असम के दारंग। ठीक है जी। जिले में एक पार्क स्थापित किया जाएगा जिसमें क्या है 150 टन क्या है मछली उत्पादन की क्षमता होगी और इससे क्या है 2000 नए रोजगार के अवसर पैदा होंगे। ठीक है जी। सिक्किम के अंदर 24 परियोजनाओं को लागू किया जाएगा जिसमें टिकाऊ मछली पालन को बढ़ावा देने के लिए रिसकलकुलेटरी एक्वाकल्चर ठीक है जी सिस्टम की स्थापना, गंगटोक और अन्य शहरों में मछली कियोस्क का निर्माण और सजावटी मछली पालन इकाइयों का विकास शामिल है। डिटेल में है जी। यह है केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री
राजीव रंजन सिंह ने सिक्किम में भारत का पहला जैविक मत्स्य क्लस्टर शुरू किया। एक सरकारी बयान के अनुसार क्या है, PMMSY के तहत कुल 50 परियोजनाओं में से अधिकतम परियोजनाएं 24 परियोजनाएं सिक्किम में लागू की जाएगी। इसके बाद 12 असम में, त्रिपुरा और नागालैंड में 3-3 और एक मेघालय में स्थापित की जाएगी परियोजना। असम के दारंग जिले में एक एकीकृत एक्वा पार्क स्थापित किया जाएगा, जिसमें क्या सालाना 150 टन मछली उत्पादन की क्षमता होगी और 2000 रोजगार के अवसर पैदा होंगे। वहीं सिक्किम में 24 परियोजनाओं को लागू किया जाएगा, जिसमें टिकाऊ मछली पालन को बढ़ावा देना, रिस्कुलेटरीज एक्वाकल्चर सिस्टम की स्थापना, गंगटोक और अन्य शहरों में मछली कियोस्क का निर्माण और सजावटी मछली पालन इकाई का विकास शामिल है। आगे है जी नेक्स्ट, हाल ही में कहाँ पर पल्लास बिल्ली का पहला फोटोग्राफिक प्रमाण मिला है। यह पर पल्लास बिल्ली जिसका पहला फोटोग्राफिक प्रमाण मिला है, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक या उपरोक्त में से कोई नहीं। कहाँ पर मिला है जी, ये मिला है हिमाचल प्रदेश के अंदर। हिमाचल प्रदेश के अंदर क्या है, पल्लास बिल्ली का पहला फोटोग्राफिक प्रमाण मिला है। ठीक है जी। जो पल्लास बिल्ली होती है यह एक, ठीक है, छोटी लंबे बालों वाली, ठीक है, बिल्ली है। इसका नाम पीटर साइमन पल्लास के नाम पर पल्लास की बिल्ली रखा गया, जिन्होंने पहली बार कब 1776 में, ठीक है जी, रूस के बैकाल झील के पास 71 किए गए नमूनों के आधार पर इसका वर्णन किया था। ठीक है, ठीक है जी। ये बिल्लियाँ ज़्यादातर कहाँ पर रहती हैं, निवास करती हैं। ये बिल्लियाँ मुख्य रूप से मध्य एशिया में पाई जाते हैं। ठीक है, पलास बिल्ली मुख्य रूप से मध्य एशिया में पाई जाती है, जिनकी जो है सीमा पश्चिम ईरान, मंगोलिया, चीन, रूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान तक फैली हुई है। ठीक है जी। यह घरेलू बिल्ली के आकार का एक मुलायम बालों वाला जानवर होता है। इसका रंग हल्का सिल्वर होता है, हल्का सिल्वर है इसका रंग। ठीक है, यह हल्का भूरा हो सकता है। सिर और शरीर की लंबाई कितनी, 45 cm से 60 cm, ठीक है, cm 18 से 24 इंच तक होती है। पूंछ के लिए क्या है, अतिरिक्त 23 से 30 सेंटीमीटर, ठीक है। वजन 250 से 350 ग्राम टू 350 किलोग्राम, ठीक है जी, तक होता है। डिटेल में है जी। हाल ही में हिम तेंदुए के संरक्षण के दौरान भारत के हिमाचल प्रदेश में पलास बिल्ली का पहला फोटोग्राफी प्रमाण मिला है। पलास की बिल्ली है वो एक लंबी, छोटे लंबे बालों वाली छोटी बिल्ली है। ठीक है जी। इसका नाम पीटर साइमन पलास के नाम पर पलास की बिल्ली रखा गया, जिन्होंने पहली बार क्या 1776 में रूस के बैकाल झील के पास 71 किए गए नमूनों के आधार पर इसका वर्णन किया था। ये मुख्य रूप से मध्य एशिया में पाई जाती है, जिनकी सीमा क्या है, पश्चिमी ईरान, मंगोलिया, चीन, रूस, कजाकिस्तान और किर्गिस्तान तक फैली हुई है। इन क्षेत्रों में ये बिल्लियाँ पहाड़ी मैदानों और अर्ध रेगिस्तानी तलहटी में निवास करती हैं। ये घरेलू बिल्ली के आकार का एक मुलायम बालों वाला जानवर है और इसका रंग हल्का सिल्वर होता है या हल्का भूरा होता है। सिर और शरीर की लंबाई है वो 45 से 60 सेंटीमीटर, 18 से 24 इंच तक होती है। पूंछ के लिए अतिरिक्त 23 से 30 सेंटीमीटर, वजन 250 से 350 किलोग्राम तक होता है। आगे है जी क्वेश्चन, हाल ही में पंचायत से संसद 2.0 का उद्घाटन किसने किया है। बताओ जी, किसके द्वारा किया गया। ओम बिरला, नरेंद्र मोदी, अमित शाह या उपरोक्त में से कोई नहीं। राइट आंसर है ओम बिरला के द्वारा। ठीक है जी। आगे है जी, हाल ही में किस केंद्र शासित प्रदेश में प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा केंद्रीय आयुर्वेद अनुसंधान संस्थान के नए भवन की आधारशिला रखी है। चंडीगढ़ है, जम्मू कश्मीर, दिल्ली या उपरोक्त में से कोई नहीं। राइट आंसर आएगा दिल्ली, ऑप्शन 3 हमारा राइट आंसर है। आगे है जी क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने बेमौसम बारिश को प्राकृतिक आपदा घोषित किया है। बताओ जी, बेमौसम बारिश को किसके द्वारा प्राकृतिक आपदा घोषित किया गया। ये किया गया उड़ीसा सरकार के द्वारा। आगे है जी, हाल ही में एशिया का सबसे बड़ा एयर शो एरो इंडिया 2025 कहाँ पर आयोजित किया जाएगा। बीजिंग, नई दिल्ली, बेंगलुरु या उपरोक्त में से कोई नहीं। कहाँ पर आयोजित किया जाएगा एशिया का सबसे बड़ा एयर शो एरो इंडिया 2025, यह किया जाएगा बेंगलुरु के अंदर।